हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर विच इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग उसका लास्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 4.4। ठीक है, अब इसमें नया क्या है, इसमें प्रैक्टिस सेट 4.4 में हम लोग को ब्रोकरेज सीखना है। ठीक है, ब्रोकरेज क्या होता है, ब्रोकरेज के बाद हम लोग को ब्रोकरेज पे जीएसटी निकालना सीखना है। ठीक है, और शेयर्स का परचेज और सेल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रोकरेज क्या होता है। ब्रोकरेज मीन्स एजेंट। ठीक है, या हिंदी में बोलूँ तो दलाल। अगर इसका एग्जाम्पल देना हो तो सोचो, अगर आपको कोई एक घर खरीदना है। ठीक है, अगर कोई घर खरीदना है तो आप किसी की हेल्प लेते हो, एक एजेंट को बुलाते हो। ठीक है, एक एजेंट को बुलाते हो, वो आपको घर खरीदने में हेल्प करता है, वो आपको घर खरीदने में हेल्प करता है, लेकिन उसके बदले वो कुछ कमीशन लेता है कि मैं आपको इतने इतने में घर दिला दूंगा, बट उसके बदले मैं इतना इतना कमीशन लूँगा। ठीक है, इसको बोलेंगे ब्रोकर। ठीक है, वो इंसान को बोलेंगे ब्रोकर और जो वो कमीशन लेता है उसको बोलते हैं ब्रोकरेज। ठीक है, ये सेम परचेजिंग के टाइम पे होता है, सेम सेलिंग के टाइम पे भी होता है। अगर ये घर खरीदने के लिए ब्रोकर हो सकते हैं, तो शेयर्स, हम लोग शेयर्स की बात कर रहे थे, तो शेयर्स जब खरीदते हैं या बेचते हैं, जब बाय करते हैं या सेल करते हैं, तभी भी ब्रोकरेज यूज़ होता है। ठीक है, जो इंसान, जो पर्टिकुलर पर्सन को शेयर्स खरीदने होते हैं वो भी ब्रोकर की हेल्प लेता है, जो पर्टिकुलर पर्सन को शेयर्स सेल करने होते हैं वो भी ब्रोकर की हेल्प लेता है। ठीक है, तो ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर करता है ब्रोकरेज चार्ज। ठीक है, ब्रोकर क्या करता है, एक पर्टिकुलर कमीशन चार्ज करता है, और वो पर्टिकुलर कमीशन को बोला जाता है ब्रोकरेज। ठीक है, अब ब्रोकरेज के ऊपर, ठीक है, ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी भी लगता है। ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी समझा था, याद है। तो ब्रोकरेज जो उसका कमीशन है ना, उसके ऊपर जीएसटी या सीजीएसटी भी लगता है। तो क्या ध्यान आया अपने को कि अगर ब्रोकरेज फाइंड करना है, सबसे पहला काम, अगर हम लोग को ब्रोकरेज फाइंड करना है तो हम लोग को मार्केट वैल्यू पे फाइंड करना है। ठीक है, ब्रोकरेज फाइंड करने के लिए किस पे फाइंड करना है, ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू पे। समझेंगे एक एक स्टेप में, जब सम्स करेंगे इजी हो जाएगा। सब पहले सुन लो कि ब्रोकरेज फाइंड करना है मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, और ब्रोकरेज पे फिर मुझे सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स थे। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पहले ही बोला कि एमवी, यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है एमवी, वो इंपॉर्टेंट है, एफवी का वैल्यू नहीं है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही तुम लोग परचेस करोगे और सेल करोगे। ठीक है, कैसे वो पता चल जाएगा, तो एमवी इंपॉर्टेंट है मैंने बोला। तो एक फॉर्मूला याद रख लो कि अगर तुम लोग शेयर्स परचेस कर रहे हो, शेयर्स क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो एमवी प्लस ब्रोकरेज, ये दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जो ध्यान में रखना है। जब शेयर्स को परचेस कर रहे हो तो एमवी के साथ, मार्केट वैल्यू के साथ ब्रोकरेज को ऐड करना है, और जब सेल कर रहे हो, ठीक है, शेयर्स को सेल कर रहे हो तो एमवी को माइनस करना है ब्रोकरेज के साथ। ठीक है, ये हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर इज ₹200, एमवी ऑफ ए शेयर इज ₹200 इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3%. इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3%, देन फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ शेयर। तो यहाँ पे क्या बोला है, परचेज वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर का परचेज वैल्यू निकालने बोला है। तो हम लोग का परचेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, परचेज वैल्यू का फॉर्मूला है एमवी प्लस ब्रोकरेज। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग को ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा। ब्रोकरेज किस पे निकलेगा, ब्रोकरेज निकलेगा मार्केट वैल्यू पे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 200, रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया 0.3%, फाइंड परचेज वैल्यू। ठीक है, तो परचेज वैल्यू का फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। यहाँ पे रेट ऑफ ब्रोकरेज से काम नहीं चलेगा, हम लोग को अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, मैंने पहले ही बोला था ब्रोकरेज हमेशा किस पे निकलता है, मार्केट वैल्यू पे। तो एम वी इंटू रेट ऑफ ब्रोकरेज, एम वी इंटू रेट ऑफ ब्रोकरेज, ये फॉर्मूला है किसका, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज का। अगर मुझे अमाउंट निकालना है, एम वी कितना है 200 इंटू 0.3%। ठीक है, 200 इंटू 0.3%, तो ये 0 कैंसिल हो गया, और 0.3 इंटू 2 विच इज 0.6 रुपीज़। ठीक है, 0.6 रुपीज़ अमाउंट मिल गया। अब मैं परचेस वैल्यू इजीली निकाल सकती हूँ। परचेस वैल्यू इज इक्वल्स टू कितना होगा, परचेस वैल्यू एम वी प्लस ब्रोकरेज, एम वी प्लस ब्रोकरेज। एम वी कितना है 200 प्लस ब्रोकरेज कितना है 0.6, तो 200 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा, 200.60। ठीक है, 200.60 रुपीज़। Therefore the purchase value, लास्ट का स्टेटमेंट लिखना है, therefore the purchase value of the share is ₹200.60। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं।
अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000, ठीक है। एक शेयर है जिसको बेचा गया, ये परचेज का था ऊपर वाला, नीचे सोल्ड का है, ठीक है। तो अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000, ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल। तो जैसे ही परचेज वैल्यू में हम लोग ने क्या किया था, परचेज वैल्यू में हम लोग ने एमवी और ब्रोकरेज अमाउंट को दोनों को प्लस कर दिया था। तो सेल अमाउंट के लिए, सेलिंग प्राइस के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ब्रोकरेज और मार्केट वैल्यू और ब्रोकरेज को माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम लोग को अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा और उसको एमवी से माइनस करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग को एमवी दिया हुआ है, ₹1000, एमवी कितना दिया है, ₹1000, ठीक है। और क्या दिया है, ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया, रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया है 0.1%, ठीक है, 0.1%, ये रेट ऑफ ब्रोकरेज है। हम लोग को निकालना है पहले अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। तो क्या करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज के लिए, एमवी इंटू रेट ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है। एमवी कितना है, 1000, एमवी है 1000 इंटू 0.1%, ये 0 कैंसिल, कितना बचा, ये बचा 1, ठीक है। कितना आंसर आया, 1, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज मिल गया 1, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर क्या होगा, एमवी माइनस ब्रोकरेज, एमवी कितना है 1000 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 999 रुपीज, ठीक है। लास्ट का स्टेटमेंट तुम लोग को लिखना है, देयरफॉर द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल इज ₹999, ठीक है। ये लास्ट का स्टेटमेंट लिखना है, लास्ट का स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होता है। सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ये एक टेबल जैसा दिया है, टेबल के फॉर्मेट में दिया है, ठीक है, लेकिन टेबल के फॉर्मेट में ही करना है, लेकिन मैं टेबल के फॉर्मेट में नहीं करूँगी, मैं वैल्यूज़ दे दूंगी और तुम लोग को टेबल के फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट करना है, मैं सम करके बता दूंगी, ठीक है। तो क्या दिया है क्वेश्चन, देखो, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेस ऑफ शेयर, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स बोला डायरेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि बी जहाँ पे लिखा है वो बाय हुआ है, सेल खरीदा गया है, और एस मतलब सेल मतलब बेचा गया है, ठीक है। तो एमवी ऑफ शेयर, ठीक है, कितने शेयर्स है, पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 100 शेयर्स को खरीदा है, ठीक है। और एमवी ऑफ ईच शेयर, एक शेयर का प्राइस कितना है, मार्केट वैल्यू, एक शेयर का मार्केट वैल्यू है 45। तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स दिया 100 शेयर्स है और एक शेयर का प्राइस 45 है, 100 शेयर्स है तो एक शेयर का प्राइस 45 है। अगर एक शेयर का प्राइस 45 है तो टोटल कितना वैल्यू हुआ, टोटल वैल्यू कितना हुआ, 45 इंटू 100, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 4500, ठीक है। ये क्या था, टोटल वैल्यू। अब यहाँ पे बोला है कि ब्रोकरेज 0.2% था, क्या था, ब्रोकरेज 0.2% था। तो ब्रोकरेज किस पे निकालोगे, टोटल वैल्यू पे, ठीक है। अभी तक तुम लोग जो सम्स करते आ रहे थे उसमें एक ही शेयर था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में भी एक ही शेयर की बात हो रही थी, सेकंड क्वेश्चन में भी एक ही शेयर की बात हो रही है। अब इसमें टोटल 45 शेयर्स है, सॉरी इसमें टोटल 100 शेयर्स है, तो यहाँ पे हम लोग पूरे 100 शेयर्स का ब्रोकरेज निकालेंगे, ठीक है, पूरे 100 शेयर्स का ब्रोकरेज निकालेंगे। तो ये अमाउंट पे, टोटल वैल्यू पे हम लोग 0.2% का ब्रोकरेज निकालेंगे। तो टोटल वैल्यू हम लोग का 4500, रेट ऑफ ब्रोकरेज है 0.2%। तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कितना होगा, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज यहाँ पे क्या पूछा है, ब्रोकरेज 0.2% है तो कितना अमाउंट आएगा, यही पूछा है, ठीक है। मेंशन क्लियरली नहीं किया है बट यही पूछा है। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज क्या होगा, 0.2% ऑफ 4500, 0 कैंसिल, 45 इंटू 0.2 हो जाएगा 9, ठीक है, 45 इंटू 0.2 हो जाएगा ₹9। तो ब्रोकरेज क्या मिला, ब्रोकरेज मिला ₹9, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज के बदले ₹9 लिख दूंगी मैं। फिर बोला है 9% CGST ऑन ब्रोकरेज, ठीक है, क्लियरली देखो क्या बोला है, 9% CGST ऑन ब्रोकरेज, मतलब ये 9 रुपये पे 9% का ब्रोकरेज लगाना है, सॉरी 9% का CGST लगाना है, ये 9 रुपये में 9% का CGST निकालना है, ठीक है। फिर सेम SGST निकालना है, फिर टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स करना है। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स में क्या होगा, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब है अगर यहाँ पे परचेज करे तो MV और ब्रोकरेज ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे सेल करे तो MV और ब्रोकरेज माइनस हो जाएंगे। तो 9 रुपीज़ का 9% निकाल लेते हैं, CGST
इक्वल्स टू 9% ऑफ 9 रुपीज़, यही था करेक्ट। तो 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा, 9 9 ज़ा 81 और डिवाइडेड बाय 100 है, डिवाइडेड बाय 100 है तो 2 नंबर के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो क्या मिला मुझे CGST, मुझे CGST मिला ₹0.81, ठीक है। सेम SGST भी मुझे सेम मिल जाएगा, SGST भी मुझे सेम मिल जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 0.81 रुपीज़, यहाँ पे भी सेम ₹0.81, ठीक है। अब टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स पूछा है, लास्ट है टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, टोटल वैल्यू, ठीक है, प्लस ब्रोकरेज प्लस CGST प्लस SGST। तो लिख लेते टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग, बाय कर रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना है बाय कर रहे हो। तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा 4500 प्लस 9 प्लस 0.81 प्लस 0.81 विच इज़ इक्वल टू 4510.62 रुपीज़, ठीक है। खुद ऐड करके देख लेना क्या मिलेगा, 4510.62 रुपीज़। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेम सेकंड सब क्वेश्चन जो दिया वैसे ही करना है। यहाँ पे बस डिफरेंट ये होगा कि यहाँ पे परचेज करने के लिए बाय करने बोला था और दूसरे वाले में सेल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ शेयर्स 75 है, कितने शेयर्स है टोटल, 75 शेयर्स है। MV ऑफ ईच शेयर, एक पर्टिकुलर शेयर का प्राइस, एक शेयर का प्राइस है ₹200, तो 200 अगर एक शेयर का प्राइस है तो 75 शेयर का कितना प्राइस होगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 75 मल्टीप्लाई बाय 200, 75 मल्टीप्लाई बाय 200 करूँगी तो मुझे मिलेगा 15,000। 75 2 ज़ा 150 और 2 0 विच इज़ 15,000, ठीक है। अब बोला है ब्रोकरेज 0.2%, ब्रोकरेज कितना निकालना है, 0.2%। किस पे निकालोगे ब्रोकरेज, ऑफकोर्स टोटल वैल्यू पे ब्रोकरेज आएगा। तो टोटल वैल्यू दिया हुआ है 15,000 रुपीज़, रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया 0.2%, तो ब्रोकरेज इक्वल्स टू 0.2% ऑफ 15,000, 0 0 कैंसिल, 150 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा ₹30। कितना हो जाएगा, 30। तो ब्रोकरेज कितना मिला मुझे ब्रोकरेज मिला ₹30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम लोग को बोला है कि 9% GST ऑन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज पे फिर क्या निकालना है, GST निकालना है, CGST। तो CGST इज इक्वल्स टू 9, CG इक्वल्स टू रेट ऑफ CGST इक्वल्स टू 9%। तो CGST कितना मिलेगा, CGST मिलेगा 9% ऑफ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना है 30, तो ये ज़ीरो कैंसिल, 9 3 ज़ा 27, ठीक है, 27 और ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइड कर लेना मिल जाएगा आंसर। 2.7 रुपीज़, कितना मिला 2.7 रुपीज़। CGST 2.7 है तो SGST कितना होगा, SGST भी सेम होगा 2.7 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग को कितना मिला, हम लोग को ब्रोकरेज मिला ₹30 और हम लोग को CGST मिला 2.7 और SGST मिला 2.7, ठीक है। अब हम लोग को टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालना है, क्या निकालना है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर मुझे सेल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस 9% CGST माइनस 9% SGST, ठीक है। इन शॉर्ट मुझे सब माइनस करना पड़ेगा, देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, यहाँ पे बाजू में S लिख लेते, सेलिंग पता चल जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस CGST माइनस SGST, यही होगा। टोटल वैल्यू कितना था 15,000 माइनस ब्रोकरेज कितना था 30 माइनस 2.7 माइनस 2.7, ये सब माइनस करोगे तो आएगा ₹14,964.6, ठीक है। क्या आएगा, ₹14,964.6 रुपीज़। तो लास्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं, फिल इन द ब्लैंक से, तो यहाँ पे बस सिंपली फिल कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ वाज ₹50। तो यहाँ पे क्या बोला है, श्रीमती देसाई ने शेयर्स को बेचा विच मीन्स सेल किया और फेस वैल्यू, ठीक है, शेयर्स के फेस वैल्यू थे ₹100
बट व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज ₹50। अब देखो यहाँ पे फेस वैल्यू भी दिया और मार्केट वैल्यू भी दिया ताकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ और गलती करो। बट यहाँ पे ध्यान देना है कि फेस वैल्यू को कभी कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ मार्केट वैल्यू को कंसिडर करना है। तो भले ही तुम लोग को फेस वैल्यू दिया है बट उसका यूज़ नहीं है, हम लोग को काम है मार्केट वैल्यू से, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कितना है, ₹50 है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि श्रीमती देसाई ने शेयर्स को बेच दिया, ठीक है। कुछ शेयर्स थे उनको बेचा, ठीक है, और उनको रिटर्न मतलब पैसा कितना मिला, उनको रिसीव हुआ ₹4,988। उन्होंने शेयर्स को बेचा, कितने शेयर्स थे वो नहीं पता, ठीक है। कितने शेयर्स बेचा वही फाइंड करना है, तो कितने शेयर्स थे वो फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे बोला क्या है, उन्होंने शेयर्स बेचा और उसका मार्केट वैल्यू था ₹50 और उनको पैसा कितना रिसीव हुआ, उनको रिसीव हुआ 4,988.20। फिर बोला है शी पेड ब्रोकरेज 0.2%, उन्होंने ब्रोकरेज भी पे किया, ठीक है। 0.2% का ब्रोकरेज था। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज जो अभी तक तुम लोग पे कर रहे थे, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज था 18%। तो फिर कितने शेयर्स उन्होंने सेल किया ये पूछा है। तो फोर्थ क्वेश्चन के गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 4,988.20 रुपीज़, इतना अमाउंट रिसीव हुआ, ठीक है। FV दिया हुआ है ₹100, लेकिन हम लोग को FV का कोई काम नहीं है, इसके लिए मैं डायरेक्ट मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर है ₹50, ठीक है। फिर अब देखो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, एक शेयर का मार्केट वैल्यू ₹50 है, एक शेयर का मार्केट वैल्यू ₹50 है। तो उसको क्या ब्रोकरेज पे करना होगा, उसने ब्रोकरेज भी पे किया है, करेक्ट। तो ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, रेट ऑफ ब्रोकरेज ये है 0.2%, ये कितना है 0.2%, ठीक है, रेट ऑफ ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज कितना आएगा, ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू 0.2% ऑफ 50, ठीक है। ब्रोकरेज किस पे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू ना, तो 0.2% ऑफ 50, तो ये कैंसिल हो गया। 0.2 इंटू 5 10 1 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, फिर से 0.1। तो मुझे ब्रोकरेज कितना मिला, मुझे ब्रोकरेज मिला 0.1 रुपीज़, ब्रोकरेज मिल गया। अब हम लोग को जीएसटी ऑन ब्रोकरेज में निकालना है, क्या निकालना है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना आएगा, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज 18% ऑफ 18% है जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी 18% दिया है, ठीक है, इनटू 18% ऑफ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना है 0.1, तो 18% ऑफ 0.1 ये आ जाएगा 0.018, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड कर लेना तुम लोग आ जाएगा 0.018 रुपीज़, ठीक है। तो जीएसटी मिल गया, ब्रोकरेज मिल गया। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, देखो उसने क्या किया था, उसने शेयर्स सेल किए थे, उसने क्या किया था, शेयर्स सेल किए थे। तो सेल करने के टाइम अगर शेयर्स को हम लोग सेल करते तो क्या करते, एमवी को ब्रोकरेज और जीएसटी से माइनस करते, एमवी ऑफ वन शेयर मार्केट वैल्यू को जीएसटी और ब्रोकरेज से माइनस करते, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। देखो मैं करना क्या चाहती हूँ, हम लोग को सेलिंग प्राइस ऑफ एक शेयर मिल गया ना, अगर हम लोग को मिल गया कि सेलिंग प्राइस एक शेयर कितने में बिका, तो हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे इससे और हम लोग को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। मैंने बोला कि अगर मुझे सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर मिल गया, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, तो वो वन शेयर को मैं इससे डिवाइड करूंगी तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर कैसे निकलेगा, एमवी माइनस जीएसटी माइनस ब्रोकरेज, ठीक है। मैंने पहले ब्रोकरेज लिखना चाहिए था, मैंने पहले जीएसटी लिख लिया, आप लोग पहले ब्रोकरेज लिख लेना। तो यहाँ पे 50 माइनस 0.1 माइनस 0.018, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस करूँ तो मुझे मिलेगा 49.882 रुपीज़, ठीक है। तो एक शेयर का सेलिंग प्राइस कितना है, 49.882, ठीक है। हम लोग को टोटल अमाउंट देखो क्या रिसीव हुआ है, 4,988.20, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, ठीक है। कितना अमाउंट रिसीव हुआ, टोटल कितना अमाउंट रिसीव हुआ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वन शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, इससे मुझे नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक। कितना अमाउंट रिसीव हुआ, मुझे हुआ 4,988, 4,988.20,
अपॉन सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर है 49.882। अच्छा दोनों में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, हाँ दोनों में सिमिलैरिटी ये दिख रही है कि दोनों नंबर सेम है। देखो 498820 498882, ठीक है, तो नंबर तो सेम है, नंबर तो सेम है, बस डिफरेंस है डेसिमल का। यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 4988। तो अगर मुझे इसको हटाना है, अभी बहुत बच्चों को समझ गया होगा कि 2 डेसिमल के बाद का पॉइंट है, तो यहाँ पे कितने शेयर्स आने वाले हैं। तो दोनों में से मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेसिमल हटाना पड़ेगा, मुझे दोनों में से डेसिमल हटाना पड़ेगा। अच्छा अभी 4988.20 को, ये ज़ीरो की वैल्यू नहीं है डेसिमल के बाद, तो उसको मैं डायरेक्टली लिखूंगी 4988.2, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती। अभी 1.0 लिखूँ तो क्या ज़ीरो की वैल्यू है, नहीं, ये 1 रुपीज़ ही कंसिडर होगा। तो वैसे ही पॉइंट के बाद वैल्यू ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती, अपॉन 49.882, ठीक है, ये आया। अब हम लोग को डेसिमल हटाना है। अगर मुझे ऊपर का डेसिमल हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऊपर कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 1 नंबर के बाद डेसिमल है, तो मुझे नीचे 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे अगर ऊपर का डेसिमल हटाना है, मैंने सपोज डेसिमल हटा दिया, तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, ठीक है, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, किसको, इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट एक डेसिमल हटाना था तो 10 से कर दिया, ठीक है, नीचे के 3 डेसिमल है, ठीक है, नीचे 3 नंबर्स के बाद डेसिमल है, तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000, ठीक है, तो ये हो जाएगा 49882। देखो दोनों सेम हो गए तो ये कट हो जाएगा, ये 0 0 भी कट हो जाएगा, बचा कितना 100। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है 100। लास्ट को स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर द नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बाय श्रीमती देसाई इज 100, ठीक है। नेक्स्ट 4.4 का लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला, ये थोड़ा सा लेंदी है बट इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिस्टर डिसूजा परचेज 200 शेयर्स ऑफ FV ₹50 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹100। तो यहाँ पे क्या बोला, डिसूजा ने पहले शेयर्स परचेज किए, कितने शेयर्स परचेज किए, 200 शेयर्स परचेज किए, ठीक है, और 200 शेयर्स का फेस वैल्यू था ₹50 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹100। मतलब यहाँ पे मेरे पास फेस वैल्यू है FV है ₹50। क्या मैं मार्केट वैल्यू निकाल सकती हूँ, हाँ मैं मार्केट वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्योंकि फेस वैल्यू भी दिया है, प्रीमियम भी दिया है। तो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था, मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू FV प्लस प्रीमियम। तो मेरा मार्केट वैल्यू कितना होगा, 50 प्लस 100 विच इज़ 150, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मार्केट वैल्यू मुझे मिल गया। नेक्स्ट ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड ऑन द शेयर्स। इसमें लगातार बहुत सारे छोटे छोटे सब क्वेश्चंस है, तो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते करते जाएंगे, फिर उसको राइटिंग में करेंगे, ठीक है, ऐसे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो फर्स्ट वाला लाइन हम लोग को समझ गया कि डिसूजा ने 200 शेयर्स खरीदे, FV ₹50 था, प्रीमियम 100 था, ठीक है, तो फेस वैल्यू मिल गया मुझे, और साथ ही साथ मार्केट वैल्यू भी मिल गया, मार्केट वैल्यू होगा 150। कैसे हुआ मार्केट वैल्यू 150, 50 प्लस 100। फर्स्ट लाइन क्लियर। सेकेंड लाइन, ही रिसीव 50% डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स। अब वो बोल रहा है कि उसने 50% डिविडेंड शेयर से रिसीव किए। अच्छा 50%, यहाँ पे ब्रोकरेज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डिविडेंड की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डिविडेंड की। तो लास्ट एक्सरसाइज में भी हम लोग ने चेक किया, लास्ट एक्सरसाइज सारे में, कि डिविडेंड हमेशा किस पे लगता है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। तो उसको 200 शेयर्स पे, उसको उसके 200 शेयर्स पे 50% का डिविडेंड मिला, उसके 200 शेयर्स पे 50% का डिविडेंड मिला। अब ये 200 शेयर्स 50% का डिविडेंड मिला, कौन सा प्राइस कंसिडर करेंगे, MV की FV। हम लोग कंसिडर करेंगे फेस वैल्यू, हम लोग कंसिडर करेंगे फेस वैल्यू ₹50, क्योंकि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड, अब देख, अब अभी उसने टोटल इन्वेस्ट कितना किया, उसने टोटल इन्वेस्ट कितना किया 200 शेयर्स पे, उसने टोटल 200 शेयर्स खरीदा और एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट किया, ठीक है, और उस पर उसको 50% का डिविडेंड मिला। अब ये उसका टोटल इन्वेस्टमेंट और ये डिविडेंड दोनों मिलने के बाद उसने क्या किया, उसने अपना 100 शेयर्स बेच दिया, ठीक है, 100 शेयर्स बेच दिया एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। मतलब क्या बोल रहा है कि उसने डिविडेंड मिलने के बाद 100 शेयर्स बेच दिया एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। उसका 50 रुपीज़ का एक शेयर था, उसका ₹50 का एक शेयर था, उसको उसने डिस्काउंट पे बेचा, डिस्काउंट में मतलब कम करके, ठीक है। तो 50 रुपीज़ माइनस 10 करो 40, मतलब इन शॉर्ट उसके 50 रुपीज़ के शेयर को उसने 40 रुपीज़ में बेच दिया। कितने शेयर्स ऐसे बेचे उसने, ऐसे उसने 100 शेयर्स बेचे, ठीक है। एंड रिमेनिंग शेयर्स, अभी बचे कितने, 100 बेच दिया तो और 100 बचे, ठीक है। तो एंड रिमेनिंग शेयर्स वे सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹75, और बाकी के शेयर्स प्रीमियम पे बेचे गए, ठीक है। मतलब 50 यहाँ पे डिस्काउंट बोला, तो
तो तुम लोग ने क्या किया, 50 माइनस 10 किया, यहाँ पे प्रीमियम बोला है तो 50 प्लस 75 होगा, ठीक है, 50 प्लस 75। फॉर ईच ट्रेड ही पेड अ ब्रोकरेज ऑफ 20 रुपीज़। हर ट्रेड में एक एक प्रॉपर ट्रेड के बाद उसने 20 रुपये ब्रोकरेज पे किया, ठीक है। अब कितने ट्रेड हुए, पहला उसने 200 शेयर्स खरीदे, पहला ट्रेड हो गया। दूसरा ट्रेड उसने 100 शेयर्स बेचे, ठीक है, आफ्टर रिसीविंग ही सोल्ड 100 शेयर्स, ये दूसरा ट्रेड हो गया। और तीसरा ट्रेड क्या है, उसने फिर से 100 शेयर्स बेचे, मतलब इन शॉर्ट 3 ट्रेड हुए। तो 20, एक ट्रेड के लिए अगर 20 रुपीज़ है तो 3 ट्रेड के लिए कितना ब्रोकरेज पे करना पड़ा उसको 60 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड वेदर डिसूजा गेंड और इनकॉर्ड लॉस। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या डिसूजा को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने से हुआ और लॉस हुआ तो कितने से हुआ, ठीक है। तो बहुत स्टार्ट करेंगे और एकदम आराम से क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले फाइंड करेंगे कि अमाउंट इन्वेस्टेड क्या है। परचेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 200, नंबर ऑफ शेयर्स है 200, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स 200 है और एमवी है अपने पास 150, 50 प्लस 100 150। तो अगर मुझे अमाउंट इन्वेस्टेड पूछा है, अगर मुझे अमाउंट इन्वेस्टेड निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली 200 मल्टीप्लाई बाय 150। तो सबसे पहला स्टेप वही होगा। तो हम लोग को एफ वी दिया हुआ है, प्रीमियम दिया हुआ है, हम लोग एम वी निकाल सकते हैं। एम वी कितना होता है, एफ वी प्लस प्रीमियम, तो 50 प्लस 100, तो मुझे क्या मिल गया, एम वी मिला मुझे ₹150, ठीक है, एम वी मिल गया। अब मुझे अमाउंट इन्वेस्टेड निकालना है, मुझे क्या निकालना है, अमाउंट इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या था, एम वी, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया ये निकालना है, तो एम वी इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, ये फॉर्मूला था। एम वी है मेरा 150, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेरे, नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे 200, तो 150 इंटू 200, तो 150 इंटू 200 होगा 30,000, कितना होगा 30,000, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टेड, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, ₹30,000, ठीक है। अब ये जो अमाउंट इन्वेस्ट किया उसने, अगर हम लोग को लास्ट को 30,000 से ज़्यादा पैसा मिला, ठीक है, उसने जो शेयर्स बेचे ना 100 शेयर्स, फिर 100 शेयर्स बेचे, फिर उसको डिविडेंड भी मिला, फिर ब्रोकरेज माइनस, ये सब करके अगर उसको 30,000 से ज़्यादा पैसा मिला, विच मीन्स उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर उसको 30,000 से कम पैसा मिलता है मतलब उसको लॉस हुआ, ठीक है, क्योंकि अमाउंट इन्वेस्टेड अभी के लिए तो 30,000 है, ठीक है, अभी के लिए 30,000 अमाउंट इन्वेस्टेड है। तो 30,000 से ज़्यादा अगर मिल गया उसको डिविडेंड और शेयर्स वगैरह बेच के, तो क्या हो जाएगा, तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा, वरना उसको लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये अभी तक हम लोग ने बस फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हुआ है बस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, ध्यान दो। फर्स्ट लाइन क्लियर हुआ, परचेस 200 शेयर, इसके रिलेटेड सारी चीज़ हम लोग ने फाइंड कर लिया। फिर बोला ही रिसीव 50% डिविडेंड ऑन शेयर्स, ठीक है, उसने 50% डिविडेंड ऑन शेयर्स, उसको कितना डिविडेंड मिला, 50%। तो डिविडेंड, पहले 1 शेयर का डिविडेंड निकालेंगे, पहले डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकालेंगे, फिर डिविडेंड ऑन 200 शेयर निकालेंगे। तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर इज इक्वल्स टू 50% ऑफ, अच्छा यहाँ पे मार्केट वैल्यू आएगा कि फेस वैल्यू, मैंने पहले भी बोला है कि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो फेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेरा फेस वैल्यू है 50 रुपीज़, ठीक है। तो डिविडेंड कितना मिलेगा मुझे, ये ज़ीरो कैंसिल, तो मुझे मिल रहा है एक शेयर का डिविडेंड, कितना मिल रहा है मुझे, डिविडेंड ऑन 1 शेयर 25 रुपीज़, कितना मिल रहा है 25, ये एक शेयर का डिविडेंड है, ठीक है। मेरे टोटल शेयर्स कितने हैं, मेरे पास टोटल 200 शेयर्स है, देयरफॉर डिविडेंड ऑन 200 शेयर्स, क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 200 हो जाएगा, करेक्ट, 25 मल्टीप्लाई बाय 200, 25 2 सा 50 और 2 0 विच मीन्स 5,000। तो उसको डिविडेंड कितना मिला, उसको मिला डिविडेंड 5,000 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या दिया, यहाँ तक क्लियर हो गया। आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड मिलने के बाद उसने क्या किया, डिविडेंड मिलने के बाद उसने अपना 100 शेयर्स बेच दिया, ठीक है, 100 शेयर सेल किया एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10, ठीक है। फेस वैल्यू 50 था, अब उसने डिस्काउंट पे बेचा, अब उसने किस पे बेचा, डिस्काउंट पे बेचा, तो फेस वैल्यू कितना हो गया 40 रुपीज़, ठीक है। 100 शेयर्स बेचा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर एट अ डिस्काउंट,
ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर 50 था, -10 करो, 10 रुपये का डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब सस्ते में बेचा है, ठीक है। तो 50 - 10 इक्वल्स टू ₹40। तो एक शेयर उसने कितने में बेचा, एक शेयर उसने 40 रुपीज़ में बेचा, ठीक है। एक शेयर उसने 40 रुपीज़ में बेचा। ऐसे उसने कितने शेयर्स बेचे, ऐसे उसने 100 शेयर्स बेचे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स कितना हो जाएगा, 40 × 100 विच इज़ इक्वल्स टू ₹4000, ठीक है। ये और एक पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, क्वेश्चन रीड करो। नेक्स्ट बोला है एंड द रिमेनिंग शेयर, अब 100 शेयर बेच दिए तो और कितना बचा है, और उसके पास और 100 शेयर्स बचे, ठीक है। तो एंड द रिमेनिंग शेयर्स वे सोल्ड एट प्रीमियम ऑफ ₹75। तो यहाँ पे ये डिस्काउंट में बेचा होता तो माइनस किया था, यहाँ पे प्रीमियम में बेच रहा है, यहाँ पे प्रीमियम में बेच रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा, 50 के साथ 75 प्लस होगा। सेम यहाँ पे भी वही लिखेंगे, सेलिंग प्राइस, पहले एक शेयर का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर एट प्रीमियम, ईच शेयर एट प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम में कितना बेचा, प्रीमियम ऑफ ₹75, 75 रुपीज़ का प्रीमियम था, तो क्या हो जाएगा 50 + 75, 50 + 75 हो जाएगा ₹125। तो एक शेयर वो कितने में बेचा, 125, ठीक है। एक शेयर उसने बेचा 125 में। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स, बाकी 100 शेयर्स कितने में बेचा होगा, तो 125 × 100 विच इज़ इक्वल्स टू 12500, ठीक है। तो ये हो गया 12,500 सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स। उसने पहले 200 शेयर्स परचेज किया, तो उसको कितना मिला, 30,000 रुपीज़, ठीक है। परचेजिंग के टाइम पे उसका अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था, 30,000। फिर उसको डिविडेंड भी मिला, ठीक है, उसको फिर डिविडेंड मिला 200 शेयर्स पे। फिर बोला है कि सेलिंग प्राइस पे शेयर्स को 100 शेयर्स को बेचा गया डिस्काउंट पे, तो हम लोग को उसका अमाउंट कितना मिला, 4,000। फिर सेलिंग प्राइस, फिर से बाकी के जो 100 शेयर्स थे उनको भी बेचा, बट उनको प्रीमियम पे बेचा, तो अमाउंट कितना मिला, 12,500। तो ये 200 शेयर्स को, ये 100 और ये 100 शेयर्स को बेच के टोटल अमाउंट कितना मिला, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेलिंग 200 शेयर्स कितना मिला, 4,000 + 12,500, कितना होगा 4,000 + 12,500, ये हो जाएगा ₹16,500, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेलिंग 200 शेयर्स। अब देखो एक लास्ट पार्ट बचा है, वो है फॉर ईच ट्रेड। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक एक मतलब पार्ट्स में हम लोग ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट बोला है फॉर ईच ट्रेड ही पेड अ ब्रोकरेज ऑफ ₹20 रुपीज़ का ब्रोकरेज उसने हर ट्रेड के लिए पे किया। तो टोटल ब्रोकरेज कितना हुआ, 3 ट्रेडिंग किया था उसने 3 ट्रेड किया था, ठीक है। पहले 200 शेयर्स खरीदा, फिर 100 शेयर्स बेचा, फिर 100 शेयर्स बेचा, मतलब 3 ट्रेड हुए थे। तो 3 ट्रेड में कितना ब्रोकरेज पे हुआ होगा, अगर एक के लिए 20 है, 20 रुपीज़ है, तो 3 के लिए 60 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो ये लिख लेते ब्रोकरेज कितना होगा फॉर ईच, टोटल ब्रोकरेज फॉर 3 ट्रेड, 3 ट्रेड के लिए कितना ब्रोकरेज पे करना होगा, 3 × 20 विच इज़ इक्वल्स टू ₹60, मतलब उसको ब्रोकरेज कितना मिला, 60 रुपीज़, ठीक है। अब इतने सारे एफर्ट्स के बाद उसने पहले डिविडेंड मिला उसको, ठीक है। डिविडेंड मिलने के बाद उसने 100 शेयर्स बेचा, फिर 100 शेयर्स बेचा, फिर उसका ब्रोकरेज कटा, ये सारे के बाद उसका इनकम कितना है, मिस्टर डिसूजा का इनकम कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो इनकम ऑफ मिस्टर डिसूजा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको डिविडेंड मिला, देखो डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड कितना रुपीज़ का मिला, डिविडेंड मिला 5,000। तो डिविडेंड इनकम अगर जानना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड को प्लस करना पड़ेगा। और डिविडेंड मिलने के बाद क्या किया उन्होंने, 200 शेयर्स को सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 200 शेयर कितना मिला उनको, सेलिंग प्राइस ऑफ 200 शेयर्स, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेलिंग 200 शेयर्स 16,500। तो सेलिंग प्राइस नहीं, ऐसा लिखो, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेलिंग 200 शेयर्स, ये उनका दूसरा इनकम हो गया, ठीक है, ये उनका दूसरा इनकम हो गया। फिर क्या हुआ, टोटल डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड हो गया, तो दोनों अमाउंट कितना रिसीव हुआ शेयर्स सेल करने के बाद वो भी मिल गया। फिर हम लोग को माइनस करना पड़ेगा ब्रोकरेज, ठीक है।
तो डिविडेंड कितना था, डिविडेंड था 5000, करेक्ट, डिविडेंड था 5000 प्लस 16,500 था अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेलिंग 200 शेयर माइनस ब्रोकरेज, कितना मिलेगा मुझे, इसका आंसर मिलेगा ₹21,440, ठीक है। अब देखो 21,440 रुपीज़ उनका इनकम है, उनका इनकम कितना है 21,440, और अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कितना किया था 30,000, यहाँ पे अमाउंट मिला कितना, इनकम है उनका 21,440 और उनका अमाउंट इन्वेस्टेड था 30,000, मतलब इन शॉर्ट वो 30,000 से कम मिला इनका इनकम अभी 30,000 से कम हुआ है। तो मैं लास्ट को स्टेटमेंट लिखूंगी, therefore मिस्टर डिसूजा incurred a loss, ठीक है, मिस्टर डिसूजा ने लॉस इनकर्ड किया, कितने का लॉस इनकर्ड किया 30,000, अगर मैं 30,000 माइनस 21,440 करूँ तो मुझे लॉस का अमाउंट मिल जाएगा, तो माइनस करने के बाद आंसर आएगा 8,560, तो मिस्टर डिसूजा इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹8,560, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन था बट इजी क्वेश्चन था, एक एक स्टेप वाइज जाओगे तो इजी रहेगा, ठीक है। 5th क्वेश्चन कंप्लीट, यहाँ पे हम लोग का प्रैक्टिस सेट 4.4 भी कंप्लीट हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग का।